बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। मखसूस नशिस्तों का फैसला आने वाला है और इमरान खान ने अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ बयान दाग दिया। मतलब इमरान खान की कोशिश है कि सीटें ना मिले, केस ख़राब कर लिया जाए। लेट्स सी कि क्या होता है। दूसरी तरफ जनाब इद्दत केस भी चल रहा है, वो भी एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। क्या वो मौजूदा अदालत ही फ़ैसला कर पाएगी या ये केस कहीं और निकल जाएगा? बातें तो इसमें भी बहुत सारी हो रही हैं। अज़्म इस्तेहकाम पर काबीना को तो एतमाद में लिया जा रहा है, लेकिन दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। हर रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा? और वज़ीर आज़म के 3 माह के रिलीफ़ और वज़ीर आला के 100 दिन के जो कारकर्दगी है, उन दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उन चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि परवेज़ खटक साहब का आमना सामना हो गया। वैसे तो लोग स्पेशल वो करके मुलाकातों के लिए जाते हैं ना इमरान खान साहब से, जो पुराने लोग हैं। वो इमरान खान साहब को बड़ा है कि कुछ लोग वापस आना चाहते हैं, अभी नहीं ले रहे, कर रहे हैं। तो परवेज़ खटक साहब भी उन लोगों में जो साबका हो गए हुए हैं अब। तो 190 मिलियन पाउंड केस अलमारूफ केस है और उसमें बड़ा क्लियर सा एक फ़्रॉड हुआ है, पैसे लूटे गए हैं। उनका बयान था परवेज़ खटक का, पहले भी हो चुका था, अब फिर बयान दिया। अच्छा, और उन्होंने बड़ा सिंपल सा बयान है कि शहजाद अकबर ने बताया कि लूटे हुए पैसे आए हैं और फिर आगे पता ना कि क्या हुआ फिर वज़ीर आज़म साहब ने मलिक रियाज के खाते में अकोमोडेट करवा दिए। अब पीटीआई वालों को तकलीफ़ हो रही है कि परवेज़ खटक को शर्म आनी चाहिए, उसको ये बयान नहीं देना चाहिए था। भाई क्यों नहीं देना चाहिए था? आप उसका जवाब दें। आपकी पार्टी के सब लोगों ने कहा है कि हाँ, वो बंद लिफाफे पे फ्रॉड तरीके से एक साइन करवाए गए और वो पैसे जो हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे वो मलिक रियाज के उस अकाउंट में जमा कराए गए जहाँ पे मलिक साहब ने फ़ाइन जमा कराना था, जुर्माना जमा कराना था। यानी आप समझे कि उनकी तरफ से पैसे आ गए, अकोमोडेट हो गए। तो उनसे वो जो जुर्माने वाले पैसे थे, समझ गए ना आप, वो फिर कहीं और भी जा सकते हैं। तो ये असल फ्रॉड था। अब उसकी जो मर्ज़ी कहानियाँ बनाते रहें। मतलब पहली दफ़ा ये केस बना कि पाकिस्तान से गए हुए इल्लीगल पैसे, गैर कानूनी पैसे कहीं पकड़े गए और वो पाकिस्तान को वापस किए जा रहे थे। ये फर्स्ट टाइम केस बना और अमाउंट भी अच्छी भली 190 मिलियन पाउंड, ठीक है, 50-60 अरब या जितने भी, चूँकि वो कन्वर्जन रेट भी चेंज हो रहा है तो वो आप सोचें कि क्या लेवल होगा। और वो खान साहब ईमानदार तरीन वज़ीर आज़म हमारे साहब और ईमानदार तरीन लीडर, उम्मत मुस्लिमा के लीडर और सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए, सर्टिफिकेट ख़रीदा हुआ उन्होंने बाकायदा, वो बंदा ये लुटमार कर गया। तो बहरहाल आज परवेज़ खटक साहब आमने सामने थे, अदालत में थे, कटहरे में खड़े थे, सामने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खड़े थे। दोनों को एक दूसरे पे तब तो बड़ी होगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की। वैसे तो उन्होंने चाहिए था जाके गले मिलते, प्यार मोहब्बत करते, लेकिन बहरहाल इन सारी चीज़ों के बावजूद वो वहाँ से निकल आए। उनका ये बयान भी अहमियत का हामिल है और इस तरह के बहुत सारे बयान हैं, इसलिए वो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, केसेस की बात हो तो केस तो फिर वो आजकल एक इद्दत वाला भी आपको पता ना चल रहा है और इद्दत वाले केस में बाकी जो है सो है, गंद बला जो भी है अपनी जगह है, लेकिन खावर मानिका साहब ने मज़ीद उसको वो घोलने के लिए, मिट्टी कह लें या जो मर्ज़ी कह लें चले, वो उन्होंने जनाब 2 और दरख्वास्तें दे दी हैं। और वो दरख्वास्तें, एक तो उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड वगैरह के चक्कर में वो क्या हुए, पता नहीं क्या वाहियाती हैं, आज उन्हें ये चीज़ें याद आ रही हैं। और दूसरा जनाब उनका मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि इसको वफाकी शरई अदालत और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेजा जाए। अच्छा, अदालत ने ज़ाहिर है उसमें नोटिस हो गए हैं, ये बातें चलेंगी। और अगर वफाकी शरई अदालत और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास चले जाते हैं ये केस, तो फिर उनका वर्जन भी तो आएगा ना। फिर ज़ाहिर है फिर जो रिलीजियस उसका एस्पेक्ट है, जब हम शरीयत के हवाले से बात करते हैं, मज़हब के हवाले से बात करते हैं, तो ज़ाहिर है वफाकी शरई अदालत में और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में वो उलमा और वो जो कहते हैं अहले इल्म मौजूद हैं, जो इस हवाले से अगर जब हम उसको मज़हब के नुक्ता नज़र से देखेंगे तो उस हवाले से वो बेहतर अपनी राय दे सकते हैं, उसकी तशरीह कर सकते हैं अहकामात की। और फिर ये केस एक उस तरफ भी जो मज़हबी टच देने वाली पार्टी है उनके लिए वो मज़हबी एंगल भी खुल जाएगा और वो उस तरफ चले जाएंगे। असूलन तो इस तरह से ये केस इस किस्म के नहीं बनने चाहिए, लेकिन मजबूरी है। खान साहब और उनकी पार्टी पूरी चूँकि मज़हबी टच देते थे और फिर इसमें तो मैं तो मेरा वही वर्जन है रिपीटेड, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि खान साहब को असल में झूठ बोलने की सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने एक के बाद दूसरा निकाह क्यों किया। इसका मतलब है, और ये मुफ्ती सईद का बयान कि वो पहले वाले में उन्होंने कहा ठीक नहीं हुआ था, और फिर वो तारीख़ों को छुपाना और तारीखें बदलना, झूठ कम अज़ कम बोला गया। बाकी सारी चीज़ें तो अब जब हम
इस्लामी नज़रियाती कौंसल और वफाकी शरई अदालत में जा रहे हैं, तो वो भी फ़ैसला कर देंगे, मतलब वो राय दे देंगे मज़हबी इसका जो एंगल है उस हवाले से। लेकिन झूठ बज़ाहिर नज़र आने वाले बातों में इमरान खान साहब ने बोला इस केस में, उस पर भी उन्हें सज़ा हो सकती है। और केस तो मखसूस नशिस्तों वाला भी चल रहा था। केस की हेयरिंग मुकम्मल हो गई थी। अब जजेस बैठे सारे इकट्ठे, वही 13 जजेस, और उन्होंने मुशावरत की इस हवाले से, कोई 1.5 घंटा की मुशावरत की। ज़ाहिर है उन्होंने फ़ैसला करना है या फ़ैसला अनाउंस करना है, जिसमें अब ख्याल तो ये है कि बस फ़ैसला आया क्या आया। अच्छा, तो वो उस पर मुशावरत हुई। अब वो मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज़े लगा रहे हैं, कोई कह रहा है 6-7 से आएगा, कोई कहता है 8-5 से आएगा, और क्या होगा, ये सारी बातें तो चल ही रही हैं। लेकिन इस दौरान में खान साहब ने एज़ यूजुअल वो अपना ही खुद कुछ धमाका करने वाला जो काम होता है ना, उनका उन्होंने किया है। और उन्होंने एक बड़ा ही मज़ेदार सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन तो फ्रॉड है ही, जिन्होंने हमें वो डिस्क्वालीफाई किया। काजी साहब यानी चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। अच्छा, ये सवाल तो है और सब लोगों ने किया, बार बार होता है। तो क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम कि हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। अच्छा जी, सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी का मतलब है पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। इसका मतलब यह है कि वो ये एडमिट कर रहे हैं कि हमारे इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अच्छा, ये फिर एक दूसरा स्टेप है ना उसका कि क्यों नहीं हुए, कि पार्टी अंडरग्राउंड थी, उन्हें आने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, कोई ऐसे मसाइल थे। तो ये तो एक अलग अगला स्टेप है ना। फिर पहला स्टेप तो उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि पार्टी सारी अंडरग्राउंड थी। तो इसका मतलब पार्टी में प्रॉपर तरीके से जो सही इलेक्शन का तरीक़ाकार था उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए। ये इमरान खान साहब खुद मान रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब ये बात मान रहे हैं तो इसका मतलब है वो ये मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त था। इमरान खान साहब इनडायरेक्टली अपना ये बयान देकर कि पार्टी सारी अंडरग्राउंड थी, इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर रहे हैं कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं कराए, और अगर इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं हुए तो उनको इंतखाबी निशान नहीं मिला। जब इंतखाबी निशान नहीं मिला तो उनके उम्मीदवार आज़ाद हो गए, और जब वो आज़ाद उम्मीदवार थे तो उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पार्टी का जो कुछ लोगों का बीच में है ना, 1-2 लोगों का बड़ा वो था कि नहीं असल में तो पीटीआई, लोगों ने वोट पीटीआई को दिए थे। लोगों ने वोट जो मर्जी दें, अदालत ने फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला अपने रूल्स और पीटीआई का जो मंशूर है जिसमें उनका इलेक्शन का तरीक़ाकार उन्होंने खुद अनाउंस किया हुआ है अपने आइन में, अपने पार्टी के आइन में, उसके मुताबिक देखना था। और उसके मुताबिक देखकर उन्होंने फ़ैसला किया कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है, और उन्होंने पार्टी को इलेक्शन सिंबल जो है उससे फ़ारिग कर दिया, महरूम कर दिया। और ये पहले भी हो चुका था, ये कोई नई बात नहीं थी और रूटीन की चीज़ है। तो पार्टी ने भुगत लिया। अच्छा, अब उसका ये मौका कैसा था, टाइमिंग कैसी थी, उसकी वजह से नहीं लड़ सके इलेक्शन। और हाँ, इलेक्शन में जो हिस्सा, वैसे तो ये सीटों का मामला उसका है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था। ठीक है ना, अजीब व गरीब लतीफ़े हैं। तो असल में तो फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से होना है, लेकिन कुछ आवाज़ें जो है ना, जब वो रिमार्क्स आते थे हेयरिंग के दौरान, तो ये भी आता था कि नहीं पीटीआई, असल में तो पीटीआई है। तो पीटीआई के सरबराह खुद बता रहे हैं, साबिक सरबराह बानी चेयरमैन, कि हमारी तो पार्टी अंडरग्राउंड थी। अच्छा, जब कौमी इंतखाबात हुए तो सारी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, सिवाय इसके कि जो चंद एक लोग जेलों में थे, उसके अलावा तो सब ने इलेक्शन लड़ा है। अच्छा, वहाँ पर भी जेलों वाले तो वो नहीं थे ना उम्मीदवार, वहाँ पे उम्मीदवार तो यही लोग थे जो बाहर फिर रहे थे। तो इनमें से कौन अंडरग्राउंड था? बहरहाल खान साहब ने ये तस्लीम कर लिया है, और मुझे लगता है कि ये बात उन्हें भुगतनी भी पड़ेगी, अल्टीमेटली ये उन्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ भुगत तो हम भी रहे हैं, और वो दहशत गर्दी है। खैर, उसका भी ताल्लुक़ खान साहब से भी है, जो वज़ीर आज़म साहब ने काबीना इजलास से भी कहा है कि केपी में मुनासिब तरीके से उनको स्क्रूटनी नहीं की गई। जो वापस आए थे लोग, असल में तो जब दहशत गर्द बुलाए थे तो उनकी क्या चेकिंग होनी थी, और जो क्लियर कराए गए इलाके थे वहाँ उन्हें लाके बसा दिया, और दोबारा से दहशत गर्दी का जो जिद है वो अपने सामने हमने खड़ा कर लिया। हर रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, हर रोज़। और अब भी जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है पेशावर में, उसमें दहशत गर्द तो जो मारे गए, 2 फ़ौजी सिपाही और 2 पुलिस अफसरान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया है। मतलब बड़ा ही दुख होता है यार। मतलब हम ये रोज़ यही खबरें डिस्कस करते रहे कि हमारे जवान, हमारे भाई, बेटे, बच्चे, बुज़ुर्ग, दोस्त, रिश्तेदार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविलियंस,
गैर मुल्की ये हमारे मुल्क में, हमारी सरज़मीन पे दहशतगर्दों का निशाना बनते रहेंगे हर रोज़। कितने दुख की बात है। तो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से उन्होंने काबीना को उस पर लिया है, एतमाद में लिया है, और APC भी होनी है, वो अब लगता है आशूरा के फ़ौरन बाद हो शायद। बहरहाल इस पर डिसीजन होना है और ये होना ही होना है, इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं बचा। दूसरी तरफ जब हम आवाम के हवाले से बात करें तो एक बड़ा मसला है जी महंगाई, पेट्रोल, बिजली की कीमतें रोज़ बढ़ रही हैं। बिजली के बिलों ने लोगों के लिए ज़िंदगी अज़ाब बना दी है, बाकायदा अज़ाब बन गया है, और हर क्लास के लिए। वो जो बेचारे बहुत ही कम मराहत याफ्ता या वसाइल वाले लोग थे वो तो हैं ही हैं, जिसको हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कहते हैं, वो लोग भी तंग हैं, बाकायदा तंग है लोग। मतलब वो हमारी पहुंच से बाहर होती जा रही है चीज़ें, पता नहीं किस तरह से हम गुजारा करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 2 स्टेप्स ऐसे लिए जिनसे ये लगा कि वो आवाम की कोई मदद करना चाह रहे हैं। एक तो 200 यूनिट तक वालों को, जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स जिनको हम कहते हैं, गरीब लोग बेचारे, उनको 3 महीने की मोहलत दे दिया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख्याल ये है कि 3 महीने बाद उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, फिर उनको ठग लेंगे। कहाँ से आ जाएंगे पैसे? ठीक है, आज जितना रेट बढ़ाते जा रहे हैं वो गर्मियों वाला ही बिल आना है उन्हें, फिर भी 3 महीने बाद। अगर एक ये सोचो कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, हाँ, अगर ये सोचो उनकी कि जिस तरह आज 3 महीने की उन्होंने मोहलत दे दी है, इस तरह आगे भी कुछ कर दें तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर साहब। दूसरा, सैलरीड पर्सनस के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें भी 3 महीने की मोहलत दी जा रही है। सर थैंक यू वेरी मच, लेकिन क्या सैल्यूट, लेकिन क्या 3 महीने बाद आपको लगता है कि जो सैलरीड लोग हैं उनकी तनख्वाहें बहुत बढ़ चुकी होंगी और उनको फिर रगड़ा लगा लिया जाए, उनको फिर टैक्स बढ़ा दिया जाए? क्या सोच के करते हैं यार, कुछ सोचें इस पर। वज़ीर-ए-आज़म साहब प्लीज़ इस बारे में सोचें, ये नहीं मसले हल होने हैं, और ये ऐसी खौफनाक सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं जो किसी के लिए भी नहीं अच्छा है। अगर मेरे लिए, एक आम आदमी के लिए, मुझ जैसे एक आम आदमी के लिए और हम सब के लिए मसला है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, तो सर इसमें आसानी आपके लिए भी नहीं होनी। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए कह रहा हूँ, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़े बड़े हैं उनमें से किसी के लिए भी ये आसान नहीं होनी चीज़ें। वो कहते तो है ना, हमने बड़े मुश्किल फ़ैसले किए हैं। हुजूर ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपने तो साइन करने थे। मुश्किल मेरे लिए, ये हम जो लोग हैं, ये पाकिस्तानी 24 करोड़ लोग, हमारे लिए मुश्किल है, आपके लिए नहीं मुश्किल है। ये आपने तो कर दिए साइन, ये हम इसको भुगत रहे हैं। अच्छा, इसी का मुकाबला सूबाई हुकूमतों के हवाले से करें तो खैर वो उसमें डिसीजन मेकिंग में उनका उस तरह से तो नहीं है रोल, जैसे ये हुकूमत ने हम पर बम गिराए हैं महंगाई के। उसमें पंजाब गवर्नमेंट का 100 दिन पे बाज़ जगहों पे तनकीद हो रही होती है कि जनाब वो तो अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओ भाई, वज़ीर आला पंजाब के 100 दिन की कारकर्दगी सामने नज़र आ रही है। वो 42 के पता नहीं 44 कितने प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कई दफ़ा गिनवा चुका हूँ, वो फिर बता देता हूँ। वो फील्ड हॉस्पिटल से लेके वो मुफ्त दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर है या लोगों के घरों में पहुँचानी है, वो सोलर पैनल दे रहे हैं, वो बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, बच्चों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, वो किसानों को लोन्स मिल रहे हैं, वो मोटर बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलनी है। ये मतलब इतने सारे ख़वातीन के लिए, माजूर अफराद के लिए, बुज़ुर्गों के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, और 100 दिन में ज़ाहिर है सारे कंप्लीट तो नहीं हो सकते ना, इब्तिदा हो गई है और ये प्रैक्टिकली हो चुके हुए हैं। वो फील्ड हॉस्पिटल सड़कों पर खड़े हुए हैं जहाँ पे लोग इलाज करवा रहे हैं, वो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मुख्तलिफ इलाकों में खड़े हुए हैं जहाँ पे लोग उससे फ़ायदा ले रहे हैं, वो मुफ्त अद्वियात लोगों के घरों में पहुँचनी शुरू हो गई हैं। वो एक सर्टेन नंबर है, उसके बाद वो 100,000 मतलब लाख क्रॉस कर जाएगा नंबर एक टाइम के बाद, तो वो लोगों के घरों में पहुंचनी शुरू हो गई हैं, वो बाइक्स आनी शुरू हो गई हैं। वो सोलर का अब जो नया प्लान आया है 500 जो है यूनिट्स तक के कंज्यूमर जो है उनको आसान किस्तों में जो देना है वो अनाउंस कर दिया। ज़ाहिर है वो अभी टाइम लगेगा शुरू होने में, नज़र आ रहा है काम, ये नज़र आ रहा है काम। तो 100 दिन में, अच्छा कोई और बता देना, ये जो तनकीद करने का ख़ास तौर पर PTI, मुझे याद है इन्होंने उसको उस्मान बुज़दार को बेस्ट वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया था। मतलब आप इमरान खान का विज़न देखें, एक तो उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला तकर्रुरी या इंतखाब, वैसे वो भी एक कहानी है जैसे हुआ था। अच्छा, फिर उसको वो कंटिन्यू कराना कि नहीं यही है, फिर उसको वसीम अकरम प्लस डिक्लेयर करना, फिर अनाउंस करना कि हम सूबों की वो करा रहे हैं, मुकाबला करा रहे हैं कारकर्दगी का, और उसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को बेस्ट वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया। आप सोचें बाकी सूबों में क्या गवर्नेंस होगी।
आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और इन्हें ऑब्जेक्शन हो रहा है मरीम नवाज़ पे, जिसका काम बोल रहा है, जिसका काम सड़कों पे नज़र आ रहा है, वो ईद पर सफाई हो या वैसे सड़कों की बेहतरी और ठीक करने वाला जो काम है, सारी चीज़ें, मतलब आप प्रोजेक्ट्स के नाम गिनने शुरू कर दें यार, एक लाइन लग जाती है। तो कोई तमीज़ होनी चाहिए। मतलब आप तनकीद ज़रूर करें, मैं भी कर रहा हूँ, मैं वज़ीर आज़म पर भी कर रहा हूँ, मैं इस हुकूमत पर भी कर रहा हूँ कि ये महंगाई हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हमसे मीन हम सब पाकिस्तानियों से, उसमें PTI के लोग हों, सपोर्ट करने वाले हों, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, जमात इस्लामी के हों, जमीयत उलमा इस्लाम के हों, MQM के हो, किसी भी सियासी जमात से हो, किसी सियासी जमात से ना हो ताल्लुक़ उनका, किसी सियासी जमात को ना भी सपोर्ट करते हो, पाकिस्तानी हैं, इस पाकिस्तान में रहना है, हमें वो परेशान करेगी महंगाई, वो हुकूमत का काम है उसको मैनेज करना, लोगों को सहूलतें फ़राहम करना हुकूमत का काम है। जो बेहतर काम कर रहे हैं हम उसको बार बार अप्रिशिएट करेंगे, और जहाँ ज़रा सी भी गलती होगी हम उस पर तनकीद करेंगे, क्योंकि हमारा हक़ है कि हुकूमत हमारे लिए काम करे, और जहाँ हुकूमत नहीं करेगी हम उसको रोकने के लिए हम अपना आवाज़ ज़रूर हम अपनी बुलंद करेंगे कि हम उस पर एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे। शुक्रिया।